हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज़ पर। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ है जिसका ये है लेक्चर नंबर 2 और आज की क्लास में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव सीरीज़ के बारे में। लास्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने अल्फ़ा डीके से शुरुआत करी थी अपने न्यूक्लियर फिजिक्स के कोर्स की। हमने वहाँ पर यह भी पढ़ लिया था कि लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। आज की वीडियो में हमें पढ़ना था जो लास्ट क्लास में जब हमने छोड़ा था तब हमने रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल पे छोड़ दी थी क्लास कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल हम अगली क्लास में करेंगे। बट आज की क्लास में हम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल ना करके रेडियो एक्टिव सीरीज पहले कर लेते हैं, क्योंकि जब आप रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पर एक गाइगर नटल लॉ आएगा। तो उस गाइगर नटल लॉ में आपको इस तरीके से रेडियो एक्टिव सीरीज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर रेंज दिखाते हैं, यहाँ पर लॉग आर दिखाते हैं, लॉग लैम्डा दिखाते हैं। पर ये सब चीज़ें क्योंकि हम अगली क्लास में करेंगे, रेंज के टाइम पर करेंगे, तो इनकी डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। बट मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये रेडियो एक्टिव सीरीज आएंगी और तब इसको समझाना है, वहाँ पर पर्पज़ नहीं होगा। तो फिर ये चीज़ आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़ कर सकती है कि ये आपको ये बात नहीं, ये रेडियो एक्टिव सीरीज अगर नहीं पता हो तो। इसलिए हम आज की क्लास में, आज की छोटी सी क्लास होगी, आज की क्लास में हम पहले रेडियो एक्टिव सीरीज़ को ही कंप्लीट कर देते हैं कि रेडियो एक्टिव सीरीज़ क्या होती है। उसके बाद फिर अगली क्लास में हम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल को ठीक से समझेंगे, तब हमें वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो इसलिए आज की क्लास में हम रेडियो एक्टिव सीरीज़ करेंगे। ओके, तो रेडियो एक्टिव सीरीज़ समझने से पहले रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है। किसी एलिमेंट को, किसी न्यूक्लियाइड को हम रेडियो एक्टिव कब बोलते हैं? जब हमारे पास कोई एक ऐसा न्यूक्लियाइड हो जो कि अनस्टेबल हो, और जब ये अनस्टेबल होता है तो ये अपने अंदर से गामा रेज निकालता है या अगर आप पार्टिकल की बात कर रहे हो तो या तो अल्फा पार्टिकल निकालता है या बीटा पार्टिकल निकालता है। मोस्टली गामा रेज निकालने का मतलब होता है जब कोई न्यूक्लियाई आपका एक्साइटेड स्टेट में है और वो उसी जगह पर डी एक्साइट होना चाहता है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है तो जो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी निकलती है, वो गामा रेज होती है। ओके, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो भी एनर्जी रिलीज करता है, बट वो एनर्जी क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो गामा कैटेगरी में आए, इसलिए गामा के लिए हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। गामा में हम बात करते हैं जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है, लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है हायर से। ओके, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हुआ? एक ऐसा एलिमेंट जो कि अनस्टेबल है और अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है या बीटा पार्टिकल निकाल रहा है। ऑलराइट, अब सीरीज का क्या मतलब हुआ? सीरीज का मतलब एक कलेक्शन, एक सेट है हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जो किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके से डीके हो रहे हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके। मैं बताता हूँ आपको। जब आपका नेपटूनियम डिस्कवर हुआ था तो वो किस तरीके से हुआ था, मैं उसका छोटा सा आपको पार्ट बता रहा हूँ। तो वो आप देखो, जैसे यूरेनियम है आपके पास 238, तो यूरेनियम 238 पे जब आप न्यूट्रॉन हिट करते हो, न्यूट्रॉन को इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पर लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर आप लिखते हो n का मतलब है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन तो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर जहाँ पर हम प्रोटॉन लिखते हैं वहाँ पर हम लिख देते हैं 0, और क्योंकि उसके न्यूक्लियन में Z तो नहीं है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक ही तो है, तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं। तो जब आप यूरेनियम 238 के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हो, न्यूट्रॉन उस पर मारते हो, तो फिर आपको यूरेनियम 239 मिलता है। फिर यूरेनियम 239 डीके होता है बीटा के तरीके से और आपको मिलता है नेपटूनियम 239, और बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा -1 इस तरीके से हम बीटा पार्टिकल को लिख सकते हैं, या फिर आप बीटा पार्टिकल को ऐसे भी लिख सकते हो E-1 0, यानी कि बीटा पार्टिकल जो होगा वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है, वो माइनस और प्लस से पता लगेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे बीटा में। या तो अभी क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख देता हूँ, बीटा डीके -1 0। ये नेपटूनियम जो है ये भी फर्दर 239 अगेन बीटा डीके करके पोलोनियम बनता है, प्लूटोनियम बनता है 239 एंड अगेन बीटा डीके। तो कहने का मतलब है कि जो आपको नेचर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिल रहा है उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करके आप कई सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड बनाते हो जो लैब्स में बनते हैं। अगर आप एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वेबसाइट खोलते हो, ये यूएन बॉडी होती है। ओके, इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अगर आप इनकी वेबसाइट खोलते हो तो आप पाओगे कि हमारे पास नियरली 3000 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं।
तो इनमें से करीबन सिर्फ 80-84 के करीब होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी कि नेचर से हमें मिलते हैं। बाकी तो इतने सारे बचे हुए कहाँ से आते हैं? बचे हुए इसी तरीके से न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट से बनाए जाते हैं लैब्स वगैरह में। जैसे नेप्टूनियम नेचर में अब नहीं मिलता, जैसे प्रीमोर्डियल आपको यूरेनियम मिलता है, इस तरीके से प्रीमोर्डियल यानी कि एकदम शुरू से, फंडामेंटल, जब अर्थ बना या उससे पहले से, तो तब का यूरेनियम अभी भी अवेलेबल है, बट नेप्टूनियम तब का अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ, नेप्टूनियम का जो सबसे अच्छा जो मैक्सिमम मिलने वाला आइसोटोप है वो है 237, तो वो उसकी जो हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ नियरली 2 मिलियन ईयर्स है, या फिर आप कह सकते हो 10⁶ के ऑर्डर्स में है, ईयर्स में। और अर्थ की जो एवरेज एज है, अर्थ की जो एवरेज एज है वो नियरली 10⁻10 ईयर्स के ऑर्डर में है, सम बिलियंस। तो इसलिए ये खत्म हो चुका है नेप्टूनियम। तो नेप्टूनियम अब इसी तरीके से बनाया जाता है, या आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उसके ट्रेसेस वगैरह मिलते हैं, तो वो इसीलिए मिलते हैं, तो नेचुरली अवेलेबल नहीं है। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब है कि करीबन 3000 जो आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो आपने उसमें से मोस्टली, इनफैक्ट बहुत सारे आपने लैब्स वगैरह में ही बनाए हैं, लैब में, रिएक्टर्स में, उनमें बने हैं। जो नेचुरली अकरिंग है वो सिर्फ 80-84 के आसपास है। अगर आप इनकी वेबसाइट देखोगे तो 84 है, बाकी आप चेक कर लेना। ओके, तो ये मतलब है आपका जो न्यूक्लियाइड है वो नेचुरली अकरिंग है या फिर वो लैब्स वगैरह में बना है। ओके आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव सीरीज में हमारे पास 4 सीरीज होती हैं। रेडियो एक्टिव सीरीज में हमारे पास 4 सीरीज होती हैं, बट उन चारों सीरीज पे आने से पहले मैं एक बार आपको अल्फा डीके और बता देता हूँ। जैसे आपका यूरेनियम है 235 मान लीजिए, तो अगर ये अल्फा डीके कर रहा है तो अल्फा डीके करके ये बना रहा है मान लो थेलियम 231, और अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे लिखते हो हीलियम 24, या फिर आप अगर हीलियम से ना लिखना चाहो तो आप अल्फा से भी लिख सकते हो। तो ये अल्फा पार्टिकल है। ओके, अब अगर मान लीजिए कि ये भी अनस्टेबल है तो ये भी फर्दर डीके होगा। अब कैसे होगा वो मे बी शायद बीटा डीके से हो, अल्फा डीके से हो, वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज़ मिलनी चाहिए। तो वो सीरीज़ जो होती है, जो आपको पूरी एक सीरीज़ मिलती है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, आज की क्लास में हम करेंगे, तो वो सीरीज़ को हम रेडियो एक्टिव सीरीज़ बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 4 तरह की सीरीज़ है। उन सीरीज़ पे आने से पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं, इसका मतलब होता है ब्रांचिंग। एक बारी ब्रांचिंग और कर लेते हैं। ब्रांचिंग जो होती है वो आपको चारों सीरीज़ में मिलेगी, इसलिए हम पहले ही कर लेते हैं उसको। देखो, जैसे आपके पास मान लो कि एक न्यूक्लियाई है, एक, ठीक है, एक न्यूक्लियाइड है, इसमें कई सारे न्यूक्लियाई, तो उसके बहुत सारे न्यूक्लियाई जो होंगे वो किसी भी एक तरह के डीके के लिए डोमिनेंट होते हैं, यानी कि इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो बीटा डीके से डीके होते हैं, प्रीफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्मुथ, आपके पास मान लीजिए बिस्मुथ है 214, ये बीटा डीके प्रीफर करते हैं इसके न्यूक्लियाइज कि बीटा डीके के तरीके से हम डीके होंगे, हमें अल्फा पसंद नहीं है, अल्फा के तरीके से हम नहीं होंगे डीके, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर ये बीटा डीके से डीके हो रहे हैं तो इसके सारे ही न्यूक्लियाई बीटा डीके के लिए डोमिनेंट होंगे ज़्यादातर, पर सारे का मतलब ये नहीं होगा कि एक एक्चुअली पूरे के पूरे ही बीटा डीके से होंगे, कुछ फ्रैक्शन अल्फा से भी डीके होगा, और इसी को हम ब्रांचिंग बोलते हैं। कि जैसे मान लो कि 99.96% बीटा डीके के तरीके से डीके हुए इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं, और बचे हुए 0.04% अल्फा के तरीके से डीके हुए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रांचिंग। और भी अच्छे से आप समझ पाओगे जब मैं जैसे थोरियम की सीरीज़ बनाऊंगा, तो आप उस सीरीज़ में ब्रांचिंग समझ पाओगे कि क्या होता है। तो ये मतलब है ब्रांचिंग का। एक चीज़ आती है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जैसे मान लो कि जैसे अभी हमने ब्रांचिंग पढ़ा, हमने देखा कि बिस्मुथ 214 अगर मैं लूँ तो इसके ज़्यादातर बीटा डीके के तरीके से डीके हो रहे हैं। तो अगर बीटा प्रोसेस से डीके हो रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन न्यूक्लियाई टू डीके बाय बीटा एमिशन। बीटा एमिशन करके जो इसका न्यूक्लियाई होगा, एक न्यूक्लियाई, वो डीके हो रहा है इन टाइम dt। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है लैम्डा बीटा dt। लैम्डा बीटा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट व्हेन द न्यूक्लियाई डीके बाय बीटा प्रोसेस। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ वन न्यूक्लियाई टू डीके बाय अल्फा एमिशन। तो अल्फा एमिशन से, क्योंकि हमने देखा कुछ 0.04% अल्फा के तरीके से भी हो रहे हैं,
तो बाय अल्फा प्रोसेस इन टाइम dt, इन टाइम dt, तो उसको हम लिखेंगे लैम्डा अल्फा dt, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी एमिशन की क्या होगी या टोटल प्रोबेबिलिटी डीके की क्या होगी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है इन दोनों का सम, यानी कि लैम्डा अल्फा dt प्लस लैम्डा बीटा dt। तो dt को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा टाइम्स dt। इसी तरीके से जैसे हमने प्रोबेबिलिटी निकाला ऐसे ही आप एक्टिविटी भी निकाल सकते हो। अगर आप एक्टिविटी की बात करते हो, वैसे आपने 12th क्लास के न्यूक्लियाई के चैप्टर में एक्टिविटी पढ़ा होगा। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? माइनस dN/dt। माइनस क्यों? क्योंकि कम हो रहा है, डीके हो रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज कम हो रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल होता है कितने न्यूक्लियाई हैं आपके पास, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा तेज़ी से डीके हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हम हटाते हैं तो माइनस dN/dt, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमारे पास दोनों के लिए है, अल्फा के लिए बीटा के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा टाइम्स n। ओके, तो इस तरीके से आप एक्टिविटी भी लिख सकते हो, इनफैक्ट आप मीन लाइफ भी लिख सकते हो। वैसे हम लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की डिटेल्स भी करेंगे आगे, क्योंकि अभी हम जब अल्फा डीके करेंगे तब क्यू वैल्यू भी तो पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि लैम्डा एक्चुअल में क्या सिग्निफाई करता है, एक्टिविटी एक्चुअल में क्या सिग्निफाई करती है। जैसे आप मीन लाइफ लिख सकते हो, मीन लाइफ को हम डिनोट करते हैं टाउ से, तो ये होता है 1 बाय डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऑफ कोर्स हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों के लिए है, तो हम लिखेंगे 1 बाय लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा, ये डिवाइड में है 1 ऊपर है। इस तरीके से आप अलग अलग भी लिख सकते हो, यानी कि 1 बाय टाउ बराबर है 1 बाय मीन लाइफ ऑफ अल्फाज 1 बाय मीन लाइफ ऑफ बीटाज। तो मीन लाइफ क्या होता है? मीन लाइफ होता है एवरेज लाइफ टाइम सारे न्यूक्लियाई का, सबका अलग अलग सबकी लाइफ टाइम्स है, आपने उनका एवरेज निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ। तो ये थोड़ा सा पहले बताने वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम सीधा जंप कर सकते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज़ पे। चलो थोड़ा सा ही रह गया, अब तो हमें बस सीरीज देखना है ना, और ब्रांचिंग को एक बार हम ग्राफ में भी देख लेते हैं। जब अल्फा डीके होता है तो कितने न्यूक्लियाई निकलते हैं? 4 न्यूक्लियाई निकलते हैं, है ना। हमने अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने, एक यूरेनियम 235 अल्फा डीके करके क्या बनाता है? थेलियम 231 प्लस अल्फा पार्टिकल 24। तो कितने लिए इसने? 4 न्यूक्लियाई लिए, तो 235 से 231 हो गए, 4 कम हो गए ना, इसीलिए हमारे पास सीरीज भी 4 होती हैं। देखो अगर आपका मास नंबर जितना भी है, मास नंबर यानी कि ये अगर ये होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपका मास नंबर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो एक सीरीज में रखा जाएगा। अगर आपका मास नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है, अगर आप 4 से उसको डिवाइड करते हो तो आपको 1 रिमाइंडर मिलता है, तो यानी कि 4 से बाकी सब डिवाइड हो जाएगा बट एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये हम दूसरी सीरीज में रखेंगे। तीसरा होगा आपका, अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो उसके मास नंबर को जब आप डिवाइड करोगे और आपको 2 रिमाइंडर मिले तो फिर वो तीसरी सीरीज में आएगा। और अगर आप 4 से डिवाइड करो और आपको 3 रिमाइंडर मिले तो वो चौथी सीरीज में आएगा। इस तरीके से हमने 4 सीरीज बना ली। 5वीं नहीं बना पाओगे क्योंकि 4n प्लस 4, तो 4n तो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये कंप्लीट जो होगा वो पूरा ही 4 से डिवाइड होगा। जैसे थोरियम 232 है, तो ये जो 232 है इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो, 232 को 4 से डिवाइड करो तो 4 5 20 32 आ गया, 4 8 32, है ना। तो पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इसलिए ये कौन सी सीरीज में आएगा? A1, यानी कि पहली सीरीज में। पता है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 4n सीरीज, 4n प्लस 1 सीरीज, 4n प्लस 2 सीरीज, 4n प्लस 3 सीरीज। इनके एक्चुअल नाम भी हैं, मैं लिख देता हूँ, मैं तरीके से लिखता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके, जो 4n वाले होंगे उसको आप बोलते हो थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज। जो 4n प्लस 1 वाले होंगे उसको आप बोलते हो नेपटूनियम सीरीज। ये पहला ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है जो डिस्कवर हुआ था, यानी कि यूरेनियम के बाद। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल से बताता हूँ। जो 4n प्लस 2 वाले होंगे उसको आप बोलते हो यूरेनियम सीरीज, और जो 4n प्लस 3 वाला है उसको आप बोलते हो एक्टीनियम सीरीज।
अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ के बाद आपके आते हैं ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, तो इस जगह पर आता है आपका एक्टिनियम, यहाँ पर आता है आपका थोरियम, इधर आता है यूरेनियम और ट्रांस यूरेनियम यानी यूरेनियम से भी आगे, यूरेनियम से भी भारी, तो यूरेनियम के बाद आता है नेप्टूनियम। ठीक है, आगे प्लूटोनियम वगैरह भी आते हैं। तो ये तो आप वैसे प्लैनेट से इनके नाम रखे थे तो आप देख सकते हो, यूरेनियम के बाद नेप्ट्यून आता है, तो इसलिए। ओके, तो ये जो नेप्टूनियम होता है ये मैंने अभी आपको बताया कि ये नेचर में अब अवेलेबल नहीं है, प्रीमोर्डियल वाला अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 10⁶ की होती है, 10⁶ ईयर्स, और जो अर्थ की एवरेज एज है वो 10⁻10 ईयर्स की होती है। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि हमारे पास हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं, ईयॉन्स, इपॉक, इस तरीके से पीरियड वगैरह में, तो करीबन 4 ईयॉन्स तक ये रह पाता, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो नेप्टूनियम अब नहीं है, जो भी है वो सब रिएक्टर्स वगैरह में बना हुआ है, या लैब कह सकते हो आप। ऑल राइट, बाकी अगर आप बाकियों की हाफ लाइफ की बात करोगे तो आप वैसे चेक कर लेना, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, बट आई थिंक थोरियम के लिए 10⁻10 है, यूरेनियम के लिए 10⁹ है, एक्टिनियम के लिए 10⁸ है, नेप्टूनियम के लिए 10⁶ है। ठीक है, सबके अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट हैं, यानी कि थोरियम सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है? थोरियम सीरीज़ शुरू होती है थोरियम 232 से। नेप्टूनियम सीरीज़ शुरू होती है नेप्टूनियम 237 से। यूरेनियम सीरीज़ शुरू होती है यूरेनियम 238 से, और एक्टिनियम सीरीज़ शुरू होती है यूरेनियम 235 से। ओके, अगेन इस वाली बात को आप मत चेक करना, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं यहीं पर ही करेक्ट कर दूंगा। ऑल राइट, तो ये हमारे पास 4 सीरीज़ हैं। ठीक है, और मैंने आपको नेप्टूनियम बताया कैसे बना, अगेन मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, आपको याद होना चाहिए। यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करी और हमें मिला यूरेनियम 239, फिर यूरेनियम 239 बीटा डीके करके नेप्टूनियम 239 बनता है, और ये रहा बीटा पार्टिकल -10। अगेन नेप्टूनियम 239 बीटा डीके करके बनता है प्लूटोनियम 239, बीटा डीके करके बना तो बीटा पार्टिकल, राइट। तो इस तरीके से आपका नेप्टूनियम भी बन गया। तो ये है हमारे पास 4 सीरीज़, और यूजुअली जब आप बुक्स वगैरह में देखते हो तो यूजुअली हम 3 को ही शो करते हैं, इन 3 को। उसका कारण यही है, इन 3 को हम क्लासिकल सीरीज़ भी बोलते हैं, और ये चौथी वाली अब अवेलेबल नेचर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके, या प्रीमोर्डियल सीरीज़ भी बोलते हैं इन तीनों को। ऑल राइट, अब अगर हम इस पे कुछ इम्पोर्टेंट बात आई थिंक नहीं है, अगर आप पीरियोडिक टेबल पे आपने ध्यान दिया तो मैंने लिखा था कि एक्टिनियम जो था वो इस जगह पर था, और बाकी तीनों हमारे इस जगह पर थे। तो ये तीनों ऊपर के तीनों एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और ये वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये ऊपर की बातें थी। आई थिंक अब जो काम का है वो है सीरीज़। अब हम सीरीज़ पे आ जाते हैं कि सीरीज़ एक्चुअली लगती कैसी है। तो थोरियम सीरीज़ तो मैं आपको बोर्ड पे ही बना करके बता देता हूँ, बाकी नेप्टूनियम सीरीज़, यूरेनियम सीरीज़, एक्टिनियम सीरीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये आपका असाइनमेंट भी होगा। और इनफैक्ट अगली वीडियो में मैं इनमें से कोई भी एक सीरीज़ को लेकर के शुरुआत करेंगे, और कुछ 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल भी पढ़ेंगे। ओके, तो थोरियम सीरीज़ देखते हैं। देखो, मैं अभी इधर के लाइंस थोड़ी देर में बनाऊंगा, पहले मैं ज़रा सीरीज़ बना लेता हूँ क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो थोरियम सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम। थोरियम सीरीज़ शुरुआत होती है थोरियम 232 से। ओके, तो थोरियम 232 जब डीके होता है तो ये अल्फा डीके के तरीके से होता है, और अल्फा डीके के तरीके से थोरियम डीके होने के बाद हमें मिलता है रेडियम। अब अल्फा पार्टिकल कितने न्यूक्लियॉन लेता है? 4। तो 232 से कितने कम हो जाएंगे? 4, तो कितना हो जाएगा ये? 228। फिर रेडियम 228 बीटा डीके करता है, और बीटा डीके करके हम वापस से इसी लाइन पे आ जाते हैं, और इस लाइन को मान लीजिए मैं इस लाइन पे दिखा रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये तो एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सेम है, यानी कि ये भी क्या होगा? थोरियम ही होगा। पर थोरियम तो ये है 232, तो जो यहाँ पर मिलेगा मास नंबर बीटा डीके में मास नंबर सेम रहता है, तो 228, ये भी 228 रहेगा। तो ये बेसिकली थोरियम का आइसोटोप है। ओके, अगेन ये थोरियम अल्फा डीके करके हमें रेडियम देता है, फिर से 4 कम हो जाएंगे तो 224। फिर ये रेडियम अल्फा डीके करके हमें
रेडॉन देता है, और अल्फा डीके किया है तो 4 और कम हो गए 220। फिर रेडॉन अल्फा डीके करके पोलोनियम देता है 216, 4 कम हो जाएंगे ना। उसके बाद पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम 216, फिर ये पोलोनियम अल्फा डीके करके रेडॉन वो लेड देता है, तो पोलोनियम अल्फा डीके करेगा तो क्या देगा हमें, लेड 212। ऑलराइट, ये लेड जो है ये आगे बीटा डीके करके बिस्मुथ देता है, ये पोलोनियम की लाइन है। ओके, ये देता है हमें बिस्मुथ, और बीटा डीके करा है तो मास नंबर सेम रहेगा, यानी कि 212 ही रहेगा। मैंने आपको बताया था कि बिस्मुथ, शुरुआत में मैंने आपको बताया था बिस्मुथ का 214 वाला आइसोटोप लिया था हमने, और मैंने बताया था कि ये बिस्मुथ जो होता है वो बीटा डीके भी करता है, 99.96% इस ये वाला आइसोटोप बीटा डीके करता है, और बीटा डीके करके बनाता है पोलोनियम। और बिस्मुथ जो है वो अल्फा डीके भी करता है और तब बनाता है थेलियम। तो यानी कि ये जो लेड है, ये जो बिस्मुथ है, इसमें कुछ तो बीटा डीके करके क्या बनाएंगे, पोलोनियम बनाएंगे। तो पोलोनियम, और क्योंकि बीटा डीके करा तो मास नंबर सेम रहेगा 212, और बिस्मुथ के कुछ क्या बनाएंगे, थेलियम बनाएंगे Tl, और 4 कम करेंगे क्योंकि अल्फा डीके करा है ना, तो बिस्मुथ पे 212 है, और 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 208। और पोलोनियम अल्फा डीके करके इस लाइन पे आ जाएगा, और ये वाली लाइन किसकी है, लेड की। तो यहाँ पर हमें पोलोनियम जब अल्फा डीके करेगा, अल्फा डीके करेगा तो क्या मिलेगा, लेड। और कौन सा आइसोटोप, अल्फा डीके करा है तो 4 कम कर दो 208। तो ये होती है। और इस तरफ हम क्या दिखाते हैं, इस तरफ हम यूजुअली दिखाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस तरफ हम दिखाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल न्यूक्लियॉन में से आपने प्रोटॉन हटा दिए तो आपको न्यूट्रॉन ही मिला। तो ये है आपके पास कंप्लीट अल्फा डीके की सीरीज। अब अगर आप गौर करो तो देखो ये है ब्रांचिंग, है ना, यही तो है ब्रांचिंग। तो ये मैं बता रहा था कि आपको सीरीज़ में आपको समझ में आ जाएंगी। तो जिस तरह अब ये जो सीरीज़ हमारे पास मिली, ये एक सेट है कुछ अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाइज का, और वो तब तक चलता रहेगा अल्फा डीके और बीटा डीके करते हुए जब तक एक स्टेबल न्यूक्लियाई ना मिल जाए हमें, है ना, स्टेबल न्यूक्लियाई जब तक ना मिल जाए तब तक ये सीरीज़ चलेगी। इसी तरीके से फिर एक्टेनियम सीरीज़ है, इसी तरीके से नेप्टूनियम सीरीज़ है, और यूरेनियम सीरीज़ है। तो मैं वो तीनों सीरीज़ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बट आप इनको एक बार ही पढ़ के देख लो। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मैं आपको अगली वीडियो में उनमें से कोई भी सीरीज़ जो आपको ज़्यादा जो नहीं समझ में आ रही होगी मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा टारगेट होगा वो होगा इस पे बेस कुछ 1-2 क्वेश्चन करना, और या तो फिर क्वेश्चन करना अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज हम फिर रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल पे आ जाएंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वीडियोज़ भी अब आपको रेगुलरली मिलेंगी। तो आई होप आपको रेडियो एक्टिव सीरीज़ क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।